रहीम। लाड़काना के तमाम सहाफ़ी भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची से भी कुछ सहाफ़ी तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो मीडिया के हज़रात से मुखातब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर उसका आगाज़ होगा और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह दाखिल होगा। और इस हवाले से जो हुकूमत ने हथकंडे इख्तियार करना शुरू किए हैं, हमारे सूबाई रहनुमाओं के घरों में छापे मारना, उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश करना, मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान के घरों पे छापे मारना, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जगह जगह पर, सूबा सिंध में भी इस किस्म की सूरत हाल से ज़ाहिर है कि सूरत हाल में कशीदगी पैदा होगी और हम एक इंच भी अपने इस शेड्यूल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम पुरज़्म हैं और पूरी कौम आ रही है और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन नहीं है, तमाम सियासी जमातों के लोग आएंगे और आम आदमी, आम कारोबारी, छाबड़ी वाला, दुकानदार जो इस वक्त पाकिस्तान की बुरी मईशत की वजह से सख्त किस्म की माशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों में भूख है, अफलास है और इंतहाई मुश्किल वक्त में ये वक्त गुजार रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के रवैयों के साथ मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे। और उन्होंने वादा भी किया था कि हम ऐसे कोई इक़दामात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग हमें गाड़ियाँ मुहैया कर रहे हैं, बसें मुहैया कर रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। पेट्रोल पंपों को कहा जा रहा है कि आप इनको तेल नहीं देना। इस्लामाबाद में दुकानदारों को कहा जा रहा है कि इनके साथ खुर्दनोश का सौदा भी नहीं करना चाहिए। ये जो जाबिराना किस्म की और आमिराना और गैर इंसानी रवैया इस हुकूमत ने अपनाया है, तो इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है, इसी से कौम को आज़ादी दिलानी है। और हुकूमत के इदारों को, वसाइल को अपनी कौम के ख़िलाफ़ इस बेदर्दी से इस्तेमाल करना, मैं नहीं समझता कि वो इस हरम से कामयाब हो सकेंगे। कौम उनको कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की अंसारुल इस्लाम तंजीम है, ये तो एक रज़ाकार तंजीम है और हमारे दस्तूर में बहुत से शोबे हैं। उन शोबों में एक शोबा ये भी है और जब से जमीयत है तब से ये शोबा भी मौजूद है। और हर ज़माने में जब हमने कॉन्फ्रेंसें की हैं, बड़ी की हैं, वो यही कारकुन होते हैं जो उनके नज़्म नफ्स को संभाल रहे होते हैं और फिर इंतज़ामिया के साथ, मुशारकत के साथ हमेशा उन्होंने जलसों के नज़्म नफ्स को संभाला है। और ये जो तस्वीरें घूम रही हैं जिस मुजाहरे की, उनकी जो पेशावर की है, इसकी भी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने दी हुई है, यही बाकायदा। और पेशावर की इंतज़ामिया हमेशा से जानती है कि जब भी यहाँ पेशावर में कोई बड़ा जलसा हुआ है, 2001 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 20 लाख से 40-50 लाख तक के मजमे हमने देखे हैं, मिलियन मार्च हुए हैं, 15 मिलियन मार्च, तो आज उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और नोटिफिकेशन जारी किया है। आज आपकी मौजूदगी में मैं ऐलान करता हूँ कि हम हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करेंगे। एक तरफ हमें थ्रेट कर रहे हैं, एक तरफ हमें दहशतगर्द कर रहे हैं। जिस हुकूमत में ये समझने की सलाहियत ना हो कि मलेशिया किसको कहते हैं और रज़ाकार किसको कहते हैं और इसका फ़र्क नहीं कर सकती, तमाम सियासी जमातों के, बल्कि मजहबी जमातों के इस तरह के रज़ाकारों के विंग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग की, कायद-ए-आज़म की अपनी उस ज़माने की मुस्लिम लीग की नेशनल गार्ड मौजूद था। आज अहरार इस्लाम है, खाकसार पार्टी है, कोई बेलची उठा के फिरती है, कोई कुल्हाड़े उठा के फिरती है, ये सारी तंजीमें मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि तुम्हारे परों के नीचे जो मुसल्लह
तंजीमें परवरिश पा रही हैं, पहले उसका इलाज करो। कुछ लोगों को तुम खुद पाल रहे हो, तुम्हारे अपने मराकज़ हैं जहां तुम ट्रेनिंग दे रहे थे आज तक, और आज रज़ाकार को इससे इतनी बुज़दिल हुकूमत मैंने नहीं देखी। ये कौम की नुमाइंदा ही नहीं है, न मुल्क के अंदर कौम ने इसको कबूल किया है और न बैरून दुनिया इसकी वक़्त है, जिसकी खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तनहा होकर रह गया। तो पाकिस्तान को तन्हाई से निकालने के लिए भी इस हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी है। कश्मीरियों के साथ अगर हम वफादारी का हक अदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए, और मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, महंगाई से लोगों को निकालना है। नौकरियां दूर की बात कि वो हमें देंगे या नौजवानों को देंगे या घर बना कर देंगे, जो हैं रही सही मईशत लोगों की तबाह हो गई है। और आपको पता है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की है कि जो पिछली करप्शन थी, इस हुकूमत ने एक साल में 2 से 3% करप्शन बढ़ा दिया। तो पुरानी करप्शन आपने थोड़ी ख़त्म करनी है कि अपने हुकूमत में आपने करप्शन का इजाफा कर दिया है और दूसरों को ताने दे रहे हो, दूसरों को चोर कह रहे हो, और ख़ुद आप की पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस का सामना कर रही है। तो एक तरफ पूरी पार्टी और पूरा टब्बर चोर है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आप गलत हैं। तो इस तरीके की सियासत नहीं चलेगी। इसका मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है, इसको इक़्तिदार से निकलना ज़रूरी है। पूरी कौम आ रही है, पूरी कौम से जंग नहीं लड़ी जा सकती। सवाल से पहले एक मिनट मैं सवाल से पहले सिर्फ एक बात अर्ज करूं। कल जहां अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी का नोटिफिकेशन आयद किया गया है, वहीं 3 थ्रेड बैक वक्त जारी किए गए हैं कि आज़ादी मार्च के अंदर खुदकुश धमाके का थ्रेड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को थ्रेड है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने के बाद अब इस तरह मौलाना फजलुर रहमान पर हमला करवा के हमारी तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आज़ादी मार्च के अंदर कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा, हुकूमत वक्त होगी, और अगर किसी एक कारकुन का बाल भी बिंगा होता है तो इमरान खान के गवर्नमेंट के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में फिर अब से ज्यादा निकलेगी, और फिर इस पूरी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर आयद होगी। आप हमाकत को देखें, एक तरफ जो हमारे जुलूसों की, हमारे मार्च की हिफाजत करने के लिए हमारे अपना रज़ाकार काम करेंगे, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ मुझे कहा जा रहा है कि आपको थ्रेट है। एक तरफ मुझे कह रहे हैं आप गैर महफूज हैं, एक तरफ जो हमारे हिफाजती गार्ड है उसको कह रहा है कि उसको पाबंदी लगा दो। यानी ये कोई अक्ल वाली हुकूमत है? मत मारी हुई है इन लोगों की, फिर भी हम पर हुक्मरान रहे इस किस्म के लोग, इस किरदार के लोग। मेरे ख्याल में अक्ल का भी तकाजा नहीं है कि इस किस्म के लोग पाकिस्तान का हुक्मरान जी हैं। सवाल मौलाना साहब, वजीर आजम ने आपसे सवाल किया है कि न मैं चोर हूँ, ना ही मेरा कोई जाली अकाउंट निकला है, ना ही मेरी कोई ऑफशोर कंपनी है, तो मुझसे आप जो है इस्तीफा किस बुनियाद पर मांग रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? नाजायज हुकूमत है, उनका मैंडेट नहीं है पब्लिक का उसके पास। ऑफशोर कंपनी है उसकी, झूठ बोलता है इसकी अपनी कंपनी है। तो मौलाना साहब, कल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आपके यहाँ नवीदुर हाउस में मुलाकात होनी है। उनकी बहनों के ऊपर जो केसेस हैं उसका क्या करेगा? हलीमा खान का जी कल नईदुर हाउस में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से आपकी कोई मुलाकात है धरने के हवाले से और मुल्क की सूरत-हाल के हवाले से? और दूसरी बात, आज मोहम्मद अली दुरानी जो काफली के साहब के सेनेटर हैं, उनसे भी वो भी आपसे मिलने आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फ़ोन किया था बिलावल भुट्टो साहब को, मैं सिंध में आया हूँ और उनके साथ गुफ्तगू हुई है। जिस तरह उन्होंने हमारी हिमायत की है उस पर खैरसगाली के तौर पर मैंने उनसे बात की, और मुलाकात होती है या नहीं ये अब उन्होंने बताना है। जिस तरह उनको सहूलत होगा। जहाँ तक दुरानी साहब का ताल्लुक़ है, यहीं कहीं आए हुए थे, मेरे अभी हाल अहवाल नहीं हुआ, मैं पहले आपके पास आया हूँ, अभी इस तरह की रुकावटें जारी जा रही हैं, अगर आपके मार्च को रोका जाता है तो प्लान क्या होगा? पूरे मुल्क में लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम पैदल चलेंगे, चाहे 1 महीने तक पूरे पाकिस्तान के हाईवेज रुके रहें, इस्लामाबाद पहुंचकर दम लेंगे इंशाल्लाह। वन बाय सेकंड रिपीट न करें। कई दिहाइयों से आप सियासत कर रहे हैं, आप ये बताएं कि इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा गया, आप जो है वो पॉइंट ऑफ ज़ीरो रिटर्न पर क्यों पहुंच गए? इतनी नंगी धांधली भी मैंने कभी नहीं देखी आज तक, इतनी नाअहल हुकूमत भी मैंने आज तक नहीं देखी। तो जितने लोगों में कुछ अक्ल खिरत था, कुछ एतदाल था, कुछ हुकूमत के निज़ाम में शाइस्तगी थी, हम भी शाइस्ता रहे, हम भी मोतदिल रहे,
ہم بھی دلیل کے لوگ رہے، جو بغیر دلیل کے ہم پر مسلط ہے تو پھر بغیر دلیل کی جنگ لڑنی پڑے گی. جی جی سلامت سلامت سلامت. ون بائی ون ون بائی. پہلے مولانا صاحب یہ طے کریں کہ مارچ، آزادی مارچ، دھرنا یا احتجاج، اور دوسری بات کہ وہ ایک شخص پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ جعلی ہے اور یہ وزیر اعظم جعلی ہے، اور جو لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ہر زمانے میں آمر اور ڈکٹیٹروں کا سہارا لے کر کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ لیفٹ سے لے لیں پھر رائٹ پہ آ جائیں. کشمیر کے معاملے سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے مولانا صاحب نے یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پتا ہے ہم نے 27 مارچ کیوں مقرر کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں 27 اکتوبر کو، اور ہم نے سب سے پہلے آغاز کشمیریوں سے یکجہتی کے ساتھ کیا ہے. میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف آپ LOC پر کشمیر کے حوالے سے مسئلے کو اہمیت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرحدی تنازع ہے، سرحدات پر حالات اچھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کرتارپور کا کوریڈور کھول رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ کیا کشمیر کو سیاسی طور پر تو آپ استعمال کر رہے ہیں، کشمیر کو آپ ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اگر ہندوستان ظالم ہے، اگر ہندوستان انسانی حقوق کا قاتل ہے، تو پھر اگر LOC کے اوپر ہے تو پھر کرتارپور پر ان کے ساتھ کوریڈور کیوں کھولا جا رہا ہے؟ مولانا صاحب آپ کا سر پار کر نہیں کھولا جا رہا. 70 سال سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کہ ہمیں یہ راستہ ہندوستان کے لیے جانے دو. اس کی تو یہاں تو کسی کو رحم نہیں آ رہا. وہاں آج کل انہوں نے LOC بند کیا ہوا ہے، اور کرتارپور پہ سکھوں اور قادیانیوں کے ساتھ لین دین کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ مولانا صاحب ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس ملن مارچ میں کھربوں روپے خرچ ہوں، تو جمعیت یہ پیسہ کہاں سے لائے گی؟ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ اس میں جتنی بھی جو پیسے خرچ ہوئیں گے وہ دشمن ممالک کے ہوں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی دے گا. کارکن 100 روپے اکٹھے کر کے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں. لوگ ملک کے اندر ہمیں عطیے دے رہے ہیں، لوگ ہم پر نچھاور ہو رہے ہیں، اور یہ سب لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات. یہ کام شیطان کا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیا کرو. یہ کوئی مسلمان اور مومن کی علامت نہیں ہوتا. اور فارن فنڈنگ کیس ہمارے اوپر نہیں ہے، فارن فنڈنگ کیس انہی کے اوپر ہے. باہر سے ان کے پاس آیا ہے اور انڈیا سے بھی آیا ہے. مولانا صاحب سنا جا رہا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام لایا جا رہا ہے جس میں پاکستان کی ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کو اکٹھے کر کے ایک نیا نظام جوڑیں گے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صدارتی نظام پاکستان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں پارلیمانی سسٹم ہے. اگر پارلیمانی سسٹم کو کسی آمرانہ اقدام سے ختم کیا جاتا ہے تو اس طرح کے فیصلے ونڈلوڈ کی صورت میں بھی ہوئے تھے. یہ فیصلے ایوب خان نے بھی کیے تھے، یہ فیصلے یحییٰ خان نے بھی کیے تھے، لیکن نہیں چل سکے پاکستان میں. اور پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پارلیمانی طرز حکومت کا خاتمہ اور صدارتی طرز حکومت لانا، یہ پھر صرف ایک نظام کی تبدیلی نہیں ہے، یہ آئین کے خاتمے کی سازش ہے. نواز شریف کی صحت انتہائی خراب ہو چکی ہے، ان کے پیٹلیٹس نہیں بن رہے ہیں، آج ان کی ضمانت پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. آپ کس وجہ کا اظہار کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور اگر 2-4 روز پہلے ان کی یہ صورتحال نہ بنتی تو شاید ان کا جنازہ وہاں سے نکلتا. یہ بے رحم لوگ ایک مریض کو، ایک بیمار کو کہ جن کی غیر موجودگی میں جیل میں ہوتے ہوئے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آج وہ اس صورتحال میں ان کو رکھے ہیں کہ بیٹی اور ان کو دور رکھ کر اور ان کو اس حالت میں. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے موت و حیات کا مسئلہ. وہ اس وقت انتہائی، میری کل ان سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، خود انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے میرا شکریہ بھی ادا کیا، دعاؤں کے لیے بھی کہا، اور ہم پوری قوم سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. آپ کی ایک پرانی ملاقات کی چیف آف آرمی اسٹاف سے، اس کے حوالے دے کر موجودہ صورتحال سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اس ملاقات کے بعد اور موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف بلائیں یا کوئی ایسا اقدام بیچ میں انٹروین کریں تو آپ اس کو جو ہے قبول کریں گے، ان سے ملاقات بھی کریں گے؟ اب ہم نے تمام معاملات رہبر کمیٹی کے حوالے کر دیے. اب ایک متحدہ اپوزیشن یہ سارے فیصلے کرے گی اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. آج میٹنگ ہو رہی ہے. وہ رابر کمیٹی بریفنگ کرے گی. بہت شکریہ. حضرت جی ذرا آہستہ آہستہ ہاتھ ملانے